नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के न्यू सिलेबस के अनुसार मॉडर्न हिस्ट्री में जो गवर्नर वाला टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एक ना एक गवर्नर के बारे में किसी भी एग्जाम में पेट ही नहीं, आप एसएससी ले लीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए, झारखंड पीएससी ले लीजिए, आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, एनी गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें गवर्नर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आते ही रहते हैं हिस्ट्री से। और दोस्तों आपको बता दें कि हिस्ट्री में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री ही होता है एज कंपेयर टू एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। कहने का मतलब दोस्तों ये है हमारी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला चैप्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज हम ब्रिटिश गवर्नर के बारे में क्लियर करेंगे और सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल का जो सबसे पहला गवर्नर हुआ वो रॉबर्ट क्लाइव हुआ। मैं दोस्तों यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बंगाल का गवर्नर अर्थात गवर्नर। गवर्नर के पद को बाद में गवर्नर जनरल कर दिया गया था, लेकिन अभी बंगाल में जो है गवर्नर ही रहा। दोस्तों बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। इसका जो कार्यकाल था 1757 से 1760 तक था और 1765 से 1767, अर्थात इसका शासनकाल 2 बार रहा। दोस्तों आपको बता दें कि ये रॉबर्ट क्लाइव वही क्लाइव है जो प्लासी का युद्ध लड़ा था 17 जून 1757 वाला। कहने का मतलब है इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू करा और लागू किया। 1765 ईस्वी में इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में मुगल शासक नवाब सुजाउद्दौला के साथ इन्होंने इलाहाबाद की संधि भी करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद में वारेन हेस्टिंग आया। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल रहा और इसने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया था 1765 ईस्वी में, जबकि 1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किसने कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने। उसके बाद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भी करी, जो कि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वारेन हेस्टिंग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है कलकत्ता में उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट की स्थापना। और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी। दोस्तों ये वाला ईस्वी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 अर्थात 1774। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए इसने भी महत्वपूर्ण कदम उठाया और मदरसा खोला। 1781 ईस्वी में इसने मदरसा स्थापित किया और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा था, अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था। जबकि वारेन हेस्टिंग ये पहला गवर्नर जनरल बना था और इसने द्वैत शासन का अंत किया था। मदरसे का निर्माण करवाया था 1781 ईस्वी में और उच्च न्यायालय की स्थापना करी थी 1774 में। और मुस्लिम शिक्षा के लिए इसने मदरसा तो खोला ही, इसने मुस्लिम शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अब हम इसके बाद कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्नवालिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हुआ बंगाल के शासन के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका कार्यकाल था 1786 से 1793 ईस्वी। दोस्तों आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल एस सी पेट, उसमें कॉर्नवालिस के या रॉबर्ट क्लाइव के या वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हुई हैं उनके कार्यकाल में वो ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो हमने उन्हीं टॉपिक को लिया है जो उस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 50% प्लस है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में नागरिक सेवाओं का जनक इसे कहा जाता है। नागरिक सेवा मतलब सिविल सर्विसेज, अर्थात यूपीएससी, सीएससी, पीसीएस इसने ही स्टार्ट किया था भारत में। आईएसपीसीएस वाली सर्विस जो होती है, तो भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और दोस्तों आपको बता दें कि तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी, ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही हुआ। और इसने सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई काम किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तो 2 काम किए। पहली बात तो सिविल सर्विसेज का जनक है और दूसरी बात इसने कौन सा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट किया? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये व्यवस्था सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी गई है कि अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था किसने लागू करी थी? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी थी 1793 ईस्वी में। और कब लागू हुई अस्थायी बंदोबस्त? 1793 ईस्वी में। और इसी को कभी कभी इस्तेमारी भी कह दिया जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी 1793 ईस्वी में। दोस्तों अब आपको बता दें कि लॉर्ड वेलेजली, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि इसने सहायक संधि प्रणाली लागू करी थी। और 1798 से 1805 इसका कार्यकाल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उनको बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। दोस्तों आपको बता दें कि जो लॉर्ड वेलेजली था, इसने सहायक संधि प्रणाली लागू करी थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ 1799 ईस्वी में, तब लॉर्ड गवर्नर जनरल था।
दोस्तों आपको बता दें कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। 9th 10th 11th 12th की जो हिंदी का आगे वाला पोर्शन होता था, जो गद्य लिखा रहता था, गद्य के और पद्य के बारे में विस्तृत समझाया जाता था राजीव प्रकाशन की बुक में 5-6 पेजों में। तो दोस्तों आपको बता दें कि उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का कई बार वर्णन किया गया है, क्योंकि वो जो राइटर थे लल्लू लाल वगैरह ये लोग यहीं से पढ़े थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज सतल मिश्र, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता की स्थापना भी इसने करवाई थी लॉर्ड बेलेजली ने, और लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का शेर भी कहा जाता था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि अभी तक तो हमने सिर्फ बंगाल के बारे में पढ़ा था। अब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और 1828 से 1835 तक इसका कार्यकाल है। दोस्तों आप इसे वैसे भी याद रख पाएंगे क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा का अंत किया था, और सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ। तो इसका कार्यकाल 1829 के 1-2 साल इधर 1-2 साल उधर। तो कहने का मतलब आप कभी भी एग्जाम में अगर पॉइंट करेक्ट आपको पॉइंट ना याद रहे तो आप अनुमान से भी एग्जाम में सही कर सकते क्वेश्चन। बस दोस्तों यही होता है कि जब कोई छात्र बार बार पढ़ लेता है ना किसी भी चीज़ को, तो उसे एक दिमाग में उसकी इमेज डेवलप हो जाती है कि यही इसका आंसर रहा होगा, तो उसी को टिक करता ऑलरेडी वही सही भी होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, और इसने सती प्रथा समाप्त करी थी। और सती प्रथा को लेकर के राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे। कहने का मतलब है महान समाज सुधारक इस राजा राम मोहन राय का योगदान बहुत ही ज़्यादा था, जिन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम किसके कार्यकाल में बनी थी? इसी के कार्यकाल में बनी थी। 1828 में 1835 में अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम बनी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। दोस्तों आपको बता दें कि जो लॉर्ड डलहौजी था इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षाओं में, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया। इसी को व्यक्तिगत या हड़प नीति कहते हैं। अर्थात कुसंगत का आरोप लगाकर ये राज्यों को हड़प लेता था। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार इसने तार सेवा का भी प्रचलन किया, और ये तो आप जानते ही होंगे कि 1853 ईस्वी में इसने 2 वर्ग किए। पहली बार तो इसने तार सेवा का प्रचलन किया, और दूसरी बात इसे रेलवे का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के समय भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाड़े तक। और मुंबई से थाड़े तक 34 किलोमीटर रेल चली थी उस समय। तो बहुत बार पूछा गया है कि मुंबई से थाड़े तक की यात्रा कितनी दूरी थी, मतलब दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। और मुंबई से जो थाड़े तक वो रेल गई थी, कब गई थी? 1853 ईस्वी में। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में पहली रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में आई? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आई। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने किया। दोस्तों आपको बता दें कि 1853 में तार सेवा का प्रचलन, 1853 में ही रेलगाड़ी चलाई, और 1854 में डाक टिकट का प्रचलन कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि लॉर्ड डलहौजी ने तो सबसे पहले रेल चलाई, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ है, ये अब ध्यान रखिएगा। और 1854 में डाक टिकट का ही प्रचलन नहीं किया था, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, वुड डिस्पैच लागू किया। शिक्षा, ये बहुत बार पूछा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया, और जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना करी इसने। और 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय। तो बहुत बार पूछा गया है कि किस ईस्वी में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो 1856 ईस्वी में। कुशासन का आरोप लगा करके इसने सतारा, झांसी, नागपुर और अवध जैसे रियासतों को अपने में मिला लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये 1856 ईस्वी वाला है अवध का विलय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बना लॉर्ड कैनिंग, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल हुआ भारत का, और ये भारत का पहला वायसराय हुआ, क्योंकि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके अब वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। जो 1858 वाला भारत शासन अधिनियम आया था उसी से ये चीज़ हुई थी। बहुत बार पूछा गया है कि किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? 1856 ईस्वी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 1857 का विद्रोह भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ ही है। 10 मई 1857 को सबसे पहले विद्रोह हुआ था मेरठ में। दोस्तों आपको बता दें कि जो लॉर्ड लिटन था, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछे गए हैं, और इसमें एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला है, लॉर्ड लिटन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता था। 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल था। साहित्य जगत में ये ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि इसने 1877 ईस्वी में दी थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि इसके बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो 1878। ये बहुत अच्छा शासक नहीं था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में। कब पारित हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 1878 में। और दोस्तों आपको बता दें कि लिटन में ला नाम है, देखिए ला है, और वर्नाक्यूलर में भी ला है। तो आप ऐसे ट्रिक याद रखेंगे कि वर्नाक्यूलर एक्ट में किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने। और सिविल सेवा की आयु घटाकर इसने 21 से 19 कर दी। लेकिन दोस्तों अब जो शासक आ रहा है ये थोड़ा अच्छा हुआ भारतीय राज्य के लिए, भारत देश के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि लॉर्ड रिपन जो 1880 से 1884 तक इसका कार्यकाल रहा, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया 1882 ईस्वी में। तो बहुत बार पूछा गया है कि 1882 ईस्वी में क्या समाप्त हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? लॉर्ड लिटन ने। और वर्नाकुलर प्रेस पारित किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। और सिविल सेवा की आयु ने फिर 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड रिपन को। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, या स्थानीय प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दोस्तों आप ये इस वाले टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। और सुनो दोस्तों आपको बता दें कि 1881 ईस्वी में नियमित अर्थात वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही स्टार्ट हुई। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना का प्रारंभ, तब से अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। अर्थात ये जो जनगणना है ये 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। दोस्तों अभी अभी जो 2021 वाली जनगणना है ये हुई है, इसके अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, परिणाम नहीं बताए गए हैं। तो 1881 ईस्वी से वैज्ञानिक आधार पर जनगणना स्टार्ट होना शुरू हो गई, अर्थात नियमित जनगणना शुरू हुआ 10 वर्ष के गैप पर, यानी अंतराल पर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली भारत में जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 नहीं होगा इसका आंसर। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में सबसे पहली बार जनगणना शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे पहले जनगणना शुरू हुई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिक और नियमित जनगणना नहीं थी, इसलिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक आधार पर यह नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, ये किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। कब से प्रारंभ हुई? 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुई। कितने कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती थी? तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती थी। दोस्तों आपको बता दें कि जबकि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो जनगणना है वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन अगर नियमित आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर पूछा जाएगा तो आप सर्वथा 1881 लगाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि लॉर्ड रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम जो 1881 ईस्वी ये भी पारित किया था, और ये भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन उतना नहीं पूछा गया जितना और क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो इंपॉर्टेंट वो पूछे गए। दोस्तों आपको बता दें कि जो लॉर्ड डफरिन था 1884 से 1888 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। और एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, तो 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टियन ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, और ये के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। दोस्तों आपको बता दें कि जो एओ ह्यूम था के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि ये कार्यकाल, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जा रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी भी मैं लेखपाल मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था, तो लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि भारत छोड़ो मतलब जाओ, गो तो नाम उसमें क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो, गो मतलब जाओ, तो लिनलिथगो से ही है, मतलब भारत छोड़ो मतलब जाओ, तो कहने का मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा वायसराय था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ऐसे ही जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? डफरिन। एओ ह्यूम के नेतृत्व में, और कांग्रेस की स्थापना के समय जो मुख्य नेतृत्व कर रहे थे वो एओ ह्यूम थे, ये IAS अधिकारी थे। वो एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में आता है लॉर्ड कर्जन, और यही वो शासक हुआ जिसने बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया, अर्थात इसने मुस्लिम और हिंदुओं में विभेद करना स्टार्ट किया, क्योंकि कहा कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इसने जब साम लगाए, लम लगाए, दंड लगाए, नहीं कुछ कर पाया, तो इसने कहा भेद डाल दो इन भारतीयों में। तो लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल रहा। सिंचाई आयोग की स्थापना इसने कब करी? 1901 ईस्वी में। पुलिस आयोग 1902, विश्वविद्यालय आयोग 1902। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय अधिनियम वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना था, तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बना था।
सिंचाई आयोग की स्थापना इसने 1901 में करी थी। पुलिस आयोग 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन हुआ था 1902 में, लेकिन विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना था? 1904 में। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ तो बंगाल विभाजन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में। और इसने दोस्तों आपको बता दें कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई लॉर्ड कर्जन ने, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब किसी भी दुश्मन को जीतने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। ये हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी चीज़ को चाहने के लिए साम दाम दंड भेद। साम का मतलब पहले धन दो, फिर उसके बाद में ना माने तो साम का मतलब समझाओ, फिर दाम मतलब उसका रुपए पैसे देकर लालच देकर उससे कहो, तो अगर उससे भी ना माने तो दंड दो, अगर दंड से भी कोई चीज़ नहीं मानता तो उसमें भेद डाल दो। तो कहने का मतलब है इसने साम दाम दंड भेद चारों तरीके अपनाए थे। जब कोई काम नहीं कर पाया तो इसने भेद डालना स्टार्ट किया और फूट डालो और राज करो की नीति इसने अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लर्न रखिएगा। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय, और इसी के समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। तो कई बार तो लॉर्ड मिंटो से ज़्यादा तो ये पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? 1907। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस 2 दलों में बट गया, एक नरम दल एक गरम दल। नरम दल और गरम दल में जो कांग्रेस थी वो कब बटी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। रास बिहारी बोस घोष थे जो वही अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी? 1906 में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ और ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लर्न रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और दोस्तों आपको बता दें कि पहले हमारी राजधानी दिल्ली नहीं हुआ करती थी। दिल्ली महाराज दिल्ली द्वारा दिल्लीपुर, फिर दिल्लीपुर, फिर उसके बाद इसी का नाम दिल्ली पड़ा। अनंगपाल तोमर ने इसकी स्थापना करी थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन और उन्हीं के सम्मान में दिल्ली दरबार सजाया गया और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। क्या किया गया? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 ईस्वी में। 1911 में कौन आए थे? सम्राट जॉर्ज प्रथम आए थे, ब्रिटिश सम्राट थे, इन्हीं का आगमन हुआ भारत में। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो प्रस्ताव है 1911 में पास हुआ कि अब कोलकाता राजधानी नहीं रहेगी भारत की राजधानी दिल्ली रहेगी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अर्थात भारत की राजधानी दिल्ली बनने के लिए कहा 1911 में गया था, जबकि बनी थी कब? कोलकाता से राजधानी दिल्ली 1912 में। और कब सम्राट जॉर्ज प्रथम का भारत आगमन हुआ था? 1911 में। और दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रारंभ हुआ था 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला था। और दोस्तों अब आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। 1916 से 1921 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, द आईटी सिटी, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ इसमें। कहने का मतलब है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम लखनऊ समझौता यानी लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कब हुआ? तो कब हुआ? 1916 में हुआ। और किसके किसके मध्य हुआ? मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा। और उसके बाद में आपको बता दें कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही सैंडलर शिक्षा आयोग का गठन हुआ। सैंडलर शिक्षा आयोग का गठन 1917 में हुआ और रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919, जिसे काला कानून कहा गया। क्या कहा? काला कानून कहा गया। दोस्तों आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। और रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 को 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ 1919 में हुआ। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ये अमृतसर वाली घटना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर के आदेश पर ब्रिटिश अधिकारियों ने गोली चला दी भारतीय लोगों पर। इससे बहुत लोगों की हत्या हुई। दोस्तों आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में।
दोस्तों आपको बता दूं कि दीवारों पर लगी गोलियां अभी भी जलियांवाला बाग अमृतसर में दिखाई देती हैं। अगर आप कभी भी अमृतसर जाएं तो देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन पंजाब में सिख लोग ज़्यादा हैं तो उनको ये बहुत महत्व देते हैं बैसाखी के दिन को। दोस्तों आपको बता दें कि उसी दिन के दिन बैसाखी दिन पर लोग सफा करने के लिए इकट्ठे हुए थे और सैफुद्दीन किचलू और एक लोग थे, उन्हीं को छुड़ाने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे कि कैसे कैसे पूरी रणनीति रची जाए और कैसे कैसे हम भारत को स्वतंत्र कराने में भाग लें। दोस्तों यही कुछ परिघटनाएं थी और सैफुद्दीन किचलू और एक लोग और थे, अभी दुर्भाग्यवश मुझे याद नहीं आ रहा है कि और कौन था एक। तो जलियांवाला मैं आगे लेकिन आपको ये बताऊंगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों यही है कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और किस दिन हुआ, बैसाखी के दिन हुआ। कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग के अमृतसर में हुआ, अमृतसर में जलियांवाला बाग। और दोस्तों आपको बता दें कि चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 ईस्वी में। दोस्तों इस बार मैंने अभी आपको बताया कि लेखपाल मेंस का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड लिनलिथगो। तो हो सकता है पेट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, हो सकता है उसमें ये पूछ ले कि असहयोग आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ, तो आपको याद रखना है चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1920 ईस्वी से। और दोस्तों आपको बता दें कि जो लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, यहूदी वायसराय। ये बहुत बार पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रीडिंग कौन, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो यहूदी वायसराय था। 1921 से 1926 तक इसका कार्यकाल रहा और ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय रहा। और चौरी चौरा कांड, दोस्तों आपको बता दें कि 5 फरवरी 1922 को घटित हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 5 फरवरी 1922 को न मान करके 4 फरवरी 1922 अपने कुछ गवर्नमेंट दस्तावेजों में किया है। तो दोस्तों अगर आपको 5 फरवरी 1922 नहीं मिलता है तो 4 फरवरी 1922 आप ही टिक करेंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 यदि नहीं है एग्जाम ऑप्शन में तो 4 फरवरी 1922 वाला ऑप्शन टिक करेंगे। 4 फरवरी 1922 से सही है। दोस्तों आपको बता दें कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था और इसी चौरी चौरा कांड होने की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और स्वराज दल की स्थापना कब हुई? 1923 में। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्वराज दल की स्थापना किसने करी थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री और चित्तरंजन दास जिनको CR दास के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ने मिलकर के स्वराज दल 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। किस पार्टी की स्थापना करी? स्वराज पार्टी की स्थापना करी। और दोस्तों अब आपको बता दें कि लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन 1928 में जब भारत का आगमन हुआ तो उस समय कार्यकाल किसका था? लॉर्ड इरविन का। दोस्तों मैं डफरिन नहीं बोल रहा हूँ, डफरिन के कार्यकाल में 1850 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। साइमन कमीशन का आगमन इसी के कार्यकाल में हुआ 1928 ईस्वी में। और दोस्तों आपको बता दें कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, लेकिन साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928। और दोस्तों आपको बता दें कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठियों द्वारा मारे जाने पर मृत्यु भी हो गई। तो दोस्तों आपको बता दें कि साइमन कमीशन का विरोध बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि साइमन कमीशन के दल में एक भी लोग भारतीय नहीं थे, सारे के सारे श्वेत लोग थे। श्वेत लोगों को कहने का मतलब सफ़ेद लोग कहने का मतलब है ये अंग्रेज लोग थे। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था तो इसमें जितने लोग थे आए थे जांच करने, वो सब अंग्रेज अधिकारी थे। तो कहने का मतलब इस वजह से भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया। साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ? 1928। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927। और किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। और दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार के पेट में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1929। लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी में। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 1929 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज कब हुआ? 1929 ईस्वी में। दोस्तों ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। और फिर गांधी इरविन समझौता, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में दोस्तों आपको बता दें कि गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब होगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। क्या
दोस्तों कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश के एयरपोर्ट का नाम एक शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। दोस्तों काश लोग कहेंगे कि हम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, तो इसी भांति हमारे शहीदों का नाम लिया जाएगा जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान की परवाह न करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर हमारे देश के इमारतों के नाम रखने चाहिए। कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उनके नाम हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर रखने चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए उन्होंने अपने भविष्य की चिंता करते हुए अपने फ्यूचर को नहीं देखा और हमारे अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों ऐसे वीर सपूतों को सत सत नमन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो हुआ 5 मार्च 1931 हुआ। लॉर्ड इरविन थे उस समय, महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। दोस्तों अब आपको बता दें कि अब हम पूना समझौता की ओर पढ़ रहे हैं और लॉर्ड वेलिंगटन का उस समय कार्यकाल था। 1931 से 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन शासन किया और पूना समझौता 1932 ईस्वी में इसी के समय हुआ। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना में हुआ। पूना समझौता 1932 में हुआ और भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 पास हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत के जो संविधान है उसमें बहुत सारी बातें भारत शासन अधिनियम 1935 की भी है। भारत शासन अधिनियम कब आया था? भारत सरकार अधिनियम पास कब हुआ? 1935 ईस्वी में, और लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल था। और दोस्तों अभी मैंने आपसे बताया है कि लॉर्ड लिनलिथगो वाला क्वेश्चन इस बार लेखपाल मेंस में पूछा जा चुका है। तो आप एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो आपको कम से कम 1 नंबर फिक्स करवा देगी। 100 में 1% आपको सिर्फ ओनली इस वीडियो से मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक इसका कार्यकाल रहा और क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में इसी का आगमन हुआ और इसी को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, अर्थात ऐसा चेक जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 ईस्वी और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ 1942 ईस्वी में। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में आया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। नारे लगने लगे अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो के समय कौन वायसराय था? लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों आपको बता दें कि बेबल समझौता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा गया है कि शिमला समझौता किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड बेबल। 1944 से 1947 ईस्वी तक शासन किया लॉर्ड बेबल ने और शिमला समझौता 1942 ईस्वी से 1944 1947 तक लॉर्ड बेबल का कार्यकाल रहा और शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि अब हमारा भारत हुआ स्वतंत्र। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 तक 1948 ईस्वी तक रहे। ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यही लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्होंने ही भारत का विभाजन किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? 14 अगस्त 1947 को। दोस्तों भारत का विभाजन तथा स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली और भारत का जो प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने वो सी राजगोपालाचारी बने। सी राजगोपालाचारी मीन्स चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 में भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बने। और इस प्रकार दोस्तों हमारे भारत की, आधुनिक भारत की जितने गवर्नर जनरल, जितने वायसराय थे, हमने उनको विस्तृत अध्ययन किया और उनके एक एक पॉइंट को खंगाल डाला। और कहने का मतलब है दोस्तों हमने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ऑपरेशन किया इसका कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने सब कवर करे और जो नहीं थे हमने बताए भी हैं कि अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको मैंने बोल कर भी बताया है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी इस वाली वीडियो से, सिर्फ इसी वाली वीडियो से कम आपको पेट परीक्षा में या आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो 1 नंबर मैक्सिमम, अगर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री वाला चैप्टर होता है तो यहाँ से 1 नंबर तो बनता ही बनता है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करूँगा कि आप कम से कम इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखिए और दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तब हमारी वीडियो पर व्यूज आएंगे, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और ज़्यादा वर्क करेंगे वीडियो में। दोस्तों दुख की बात है कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी, नेट नहीं चल रहा था। तो दोस्तों लेकिन आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी और हमारे भारत का ये जो गवर्नर जनरल और वायसराय वाला टॉपिक था हमने पूरा ऑल क्लियर कर लिया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको भरपूर नॉलेज भी मिली होगी। और थैंक यू फॉर, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।